नमस्कार। मैं साधना श्रीवास्तव शासकीय श्यामलाल पांडवी महाविद्यालय मुरार से आपके समक्ष फिर उपस्थित हूँ और प्रथम सेमेस्टर में शामिल त्रिविम रसायन आपके सामने आज लेकर आई हूँ। ये आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम में 5th यूनिट में है, स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले, त्रिविम रसायन जानने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी संरचना, कोई भी स्ट्रक्चर छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, किसी भी विषय का अणु, मॉलिक्यूल या कोई वस्तु हो, जब उसे हम 2 डायमेंशनल तरीके से देखते हैं तो वो एक अलग तरीके से दिखाई देती है और 3 डायमेंशनल पिक्चर उसका संपूर्ण संरचना को दिखाई देता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं एग्जाम्पल, सामने एक कार बनी हुई है, ये उसका 2 डायमेंशनल चित्र है। जब हम बनाते हैं तो इसी प्रकार से बन सकती है, लेकिन पूरी संरचना हमें दिखाई नहीं दे रही है। पूरी संरचना देखने के लिए हमें उसके बगल में 3 डायमेंशनल पिक्चर को देखना अनिवार्य है। इसी प्रकार से नीचे आप देखेंगे पियानो, जो कि 2 डायमेंशनल में आप बनाते हैं, लेकिन वास्तव में वो दिखता कैसा है वो आपके सामने दिख रहा है। वही स्थिति एटम और मॉलिक्यूल की भी होती है। एटम को जब हम कागज पर बनाते हैं तो हम उसकी संपूर्ण संरचना को नहीं दिखा सकते। उसकी संपूर्ण वास्तविक संरचना जानने के लिए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या त्रिविम रसायन का सहारा लेना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं त्रिविम रसायन में किस प्रकार से परमाणु के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई दे रहे हैं। और मॉलिक्यूल्स की बात करें तो आपके सामने मीथेन का स्ट्रक्चर बना है। मीथेन का जो स्ट्रक्चर बना है, पहला वाला संरचना जो है वो प्लेनर संरचना है, जिसमें आप जो हम सामान्यतः कॉपी पर बनाते हैं, ब्लैक बोर्ड पर बनाते हैं, इस संरचना को 2D संरचना कहते हैं। लेकिन वास्तविक संरचना उसकी कौन सी है? 3D संरचना, त्रिविम संरचना, जिसमें हमें अणुओं का स्पेशियल अरेंजमेंट, अणु के चारों तरफ परमाणुओं का विन्यास दिखाई दे रहा है। ये उसके साइड में 3D संरचना बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि 3D संरचना ही अणु की वास्तविक संरचना है और इसी के द्वारा उसके सारे गुण, धर्म, उसकी क्रियाएं और रासायनिक गतिविधियां निर्धारित होती हैं। तो इसी को लेकर आज हम, यही आपके पाठ्यक्रम में है, 3D केमिस्ट्री, त्रिविम रसायन। त्रिविम रसायन के अंतर्गत आपको जो पढ़ना है वो है आइसोमेरिज्म, यानी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समावयवता, जिसके अंतर्गत हम प्रकाशिक समावयवता पढ़ेंगे, प्रकाशिक गुण पढ़ेंगे, ज्यामिति समावयवता पढ़ेंगे, DL और RS नामकरण पढ़ेंगे, E और Z पद्धति जानेंगे और साथ ही कन्फर्मेशंस के बारे में यानी संरूपण के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो त्रिविम रसायन को हम किस प्रकार से, रसायन की दृष्टि से त्रिविम हर जगह शामिल है, फिजिक्स में भी शामिल है, इंजीनियरिंग में भी शामिल है, मेडिकल में भी शामिल है। रसायन की दृष्टि से त्रिविम रसायन क्या है? रसायन की वह शाखा है जो अणुओं के अंदर परमाणुओं के सापेक्षिक स्थिति एवं उनके प्रभावों का अध्ययन करती है। द स्टडी ऑफ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इज स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री के अंतर्गत आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ना है। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि समावयवता क्या होती है। समावयवता, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, समान अवयव, आइसोमर्स, समान संरचना। तो अभी तक आप 12th के सिलेबस में ये पढ़कर आए हैं कि समावयवता में 2 या 2 से अधिक परमाणुओं की, अणुओं के अणुसूत्र समान होते हैं किंतु संरचना सूत्रों में भिन्नता पाई जाती है। उसको हम कहते हैं संरचनात्मक समावयवता। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट बॉन्डिंग सीक्वेंस। यहाँ पर एक नए प्रकार की समावयवता हम पढ़ाएंगे आपको, जिसे हम आप बार बार कह रहे हैं त्रिविम समावयवता या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसकी विशेषता देखिए कि इसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम बॉन्डिंग सीक्वेंस बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट्स, समान अणुसूत्र, समान संरचना सूत्र, किंतु उनका त्रिविम विन्यास, 3 डायमेंशनल संरचना या स्पेस में संरचना भिन्न होती है। कौन कौन से समावयवी जो त्रिविम समावयवी होते हैं वो कितने प्रकार से हम पढ़ सकते हैं, स्लाइड में आप देखेंगे
कि समावयवियों को हम संरचनात्मक समावयवी कहते हैं, फ्लैट स्ट्रक्चर बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर या स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं, और दूसरे प्रकार के स्टीरियो आइसोमर्स हैं जहां पर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। इनके अंतर्गत आप जानेंगे डाइस्टीरियोमर्स क्या है, इनेंशियोमर्स क्या है, कन्फॉर्मर्स क्या है और रोटोमर्स क्या है। ये सारे जो है विभिन्न प्रकार के स्टीरियो आइसोमर्स हैं। स्टीरियो आइसोमरिज्म को, त्रिविम समावयवता को हम मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में इनेंशियोमर्स प्लस और माइनस, इसी प्रकार से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में सिस और ट्रांस आइसोमर्स, ये सारे जो है इसके नोमेनक्लेचर है। सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाशिक समावयवता। आप इस प्रकाशिक समावयवता का ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को आप पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही से ही कहा, 2 या 2 से अधिक अणुओं की अणुसूत्र समान है, संरचना सूत्र भी समान है, किंतु उनके परमाणुओं के सापेक्षिक विन्यास अर्थात 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भिन्न होने के कारण उनके प्रकाशिक गुणों में भिन्नता आ जाती है। तो इस प्रकार के यौगिकों को जिनके प्रकाशिक गुणों में भिन्नता होती है, अर्थात समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाने की क्षमता अलग अलग होती है, उन्हें हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। अ टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इन विच आइसोमेरिक कंपाउंड्स differ only in the direction in which they rotate plane polarized light, that is they differ in their optical activity। तो इसको हम सरल भाषा में समझाएं तो प्रकाशिक समावयवता उसे कहते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक यौगिकों के प्रकाशिक गुण, ऑप्टिकल एक्टिविटी भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि ये नाम ही है प्रकाशिक समावयवता, अर्थात देयर इज समथिंग रिलेटेड विथ लाइट। प्रकाशिक गुण क्या है, पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। प्रकाशिक गुण किसे कहते हैं, किसे प्रकाशिक सक्रियता कहते हैं। कोई भी यौगिक, स्टीरियो आइसोमर्स तो है ही, कोई भी यौगिक प्रकाशिक सक्रिय जब कहलाता है जबकि उसके अंदर ये क्षमता होती है कि वह समतल ध्रुवित प्रकाश के मार्ग को विचलित कर दे, दाईं तरफ अथवा बाईं तरफ। Stereoisomers are said to be optically active if they rotate plane polarized light। यदि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट PPL कहते हैं संक्षिप्त में, को दाईं तरफ घुमाते हैं तो उन्हें डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, दक्षिणावर्ती, और यदि बाईं तरफ विचलन होता है तो उसे वामावर्ती कहते हैं। और इस विचलन को आप इस चित्र के द्वारा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि किस प्रकार का विचलन होता है। देखिए, सामान्य प्रकाश जो हमें मिल रहा है, चाहे वो सूरज से मिल रहा हो या कमरे में बल्ब जलाए हो, जो भी रोशनी हमें मिलती है वो प्रकाश की तरंगें चारों दिशाओं में वाइब्रेट करती हैं और इनका वाइब्रेशन अपने पाथ ऑफ प्रोपगेशन के लंबवत होता है। दिखाया जा रहा है चित्र के द्वारा कि जो प्रकाश निकला है वो चारों दिशाओं में अपने मार्ग के लंबवत कंपन करता है। लेकिन जब इसी प्रकाश को, इसे हम साधारण प्रकाश कहते हैं, जब इस प्रकाश को हम एक पोलराइजर, एक यंत्र होता है पोलराइजर जिसे हम निकोल प्रिज्म से जोड़कर बनाते हैं, जब इस पोलराइजर में से गुजारते हैं तो आप देख रहे हैं कि जो प्रकाश मिलता है वो एक सीधी रेखा में, अर्थात एक ही तल में कंपन करता है। उसके सारे कंपन तल कट जाते हैं और केवल वह एक ही तल में कंपन कर रहा है। नाउ दिस लाइट इज नोन एज PPL, शॉर्ट में कहते हैं PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। और अब ये समतल ध्रुवित प्रकाश यदि किसी कार्बनिक यौगिक के संपर्क में, जो कि प्रकाशिक सक्रिय है, आ जाए तो वह प्रकाशिक सक्रिय यौगिक इसके मार्ग को विचलित कर सकता है। आप देख रहे हैं कि सीधी रेखा में लाइन जा रही है, लेकिन जैसे ही उसको गुजारा जाता है, आगे पोलरोमीटर का चित्र बना हुआ आपके सामने, तो पोलरोमीटर के एनालाइजर से जब ये प्रकाश बाहर निकलता है तो ये थोड़ा सा अपने मार्ग से कुछ कोण बनाते हुए
थीटा एंगल बनाते हुए विचलित हो गया है टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, दाईं तरफ ये मुड़ गई है इसकी दिशा, तो इसे हम कहते हैं कि इसके अंदर जो पदार्थ है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, अर्थात दक्षिणावर्ती। यानी उस पदार्थ में ये गुण है कि वो प्रकाश के तल को दक्षिण दिशा की ओर विचलित, घड़ी की सुई की दिशा की ओर विचलित कर देता है। इसके विपरीत ऐसा भी हो सकता है कि कोई पदार्थ ऐसा हो जो प्रकाश के तल को घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में ले जाए, अर्थात बाईं तरफ मोड़ दे, तो उसे हम कहते हैं एल फॉर्म। शॉर्ट में इसको डी और एल कहा जाता है। इसे स्मॉल डी और स्मॉल एल से चिन्हित किया जाता है। देखने वाले को पोलरोमीटर में जब हम देखेंगे तो हमारे ऑब्जर्वर जो है उसको पता लग जाएगा कि जो पदार्थ है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लेवियो रोटेटरी है, वामावर्ती है या दक्षिणावर्ती है। लेकिन कोई भी पदार्थ दक्षिणावर्ती या वामावर्ती होने का गुण कब रखेगा, प्रकाशिक सक्रियता कब रखेगा, उसके लिए क्या अनिवार्यता है। एक शब्द अक्सर आप सुनते हैं, किरैलता, किरैलिटी। व्हाट इज किरैलिटी? क्या कारण है कि सारे यौगिक प्रकाशिक सक्रिय नहीं होते? सभी यौगिक प्रकाशिक सक्रिय ना होकर केवल कुछ विशिष्ट प्रकार के लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ग्लूकोज या कुछ अन्य यौगिक, कुछ अकार्बनिक यौगिक भी प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। तो जब इन सभी यौगिकों का अध्ययन किया गया तो यह पाया गया कि इनमें एक विशेष संरचना होती है और उस संरचना का नाम है किरैलता, किरैलिटी। किरैलिटी वर्ड जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, दिख रहे हैं आप, किरैलता, किरैलिटी लिखा हुआ है। तो किरैलता से अर्थ है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ एसिमेट्री, इंपॉर्टेंट इन सेवरल ब्रांचेस ऑफ साइंस। ऐसा नहीं केवल केमिस्ट्री में किरैलता है, किरैलता किसी भी ऑब्जेक्ट पे हो सकती है यदि उसमें सममिति ना हो। इफ द मॉलिक्यूल इज नॉट सिमेट्रिकल then it is asymmetrical and it is called chiral, and the property is known as chirality. Chirality वर्ड जो आप इसके लिखा हुआ है ये लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है हैंडेडनेस, अर्थात जो मॉलिक्यूल असम्मित होते हैं उनमें हैंडेडनेस, हाथों के समान प्रॉपर्टी होती है। जिस प्रकार से हमारे हाथ, यदि आप देखेंगे आगे की स्लाइड में, ये देखिए, ये हमारा दायां हाथ और बायां हाथ है, ये किरैल है, असम्मित है। इसमें अंगूठा और चारों उंगलियां जो है एक दूसरे से भिन्न है, और जब हम इसकी दूसरे हाथ को देखते हैं तो पाते हैं कि ये दर्पण प्रतिबिंब है उसका। इट इज अ मिरर इमेज ऑफ राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड इज द मिरर इमेज ऑफ राइट हैंड। और अब यदि हम लेफ्ट हैंड को उठाकर राइट हैंड के ऊपर रखेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होंगे। इसी को कहते हैं दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो एनी किरैल ऑब्जेक्ट हैज ए प्रॉपर्टी ऑफ नॉन सुपर इम्पोजेबिलिटी। कोई भी किरैल यौगिक, कोई भी किरैल पदार्थ अपने दर्पण प्रतिबिंब से अध्यारोपित नहीं होता, और दर्पण प्रतिबिंब से जब अध्यारोपित नहीं होगा तो वह एक प्रकार से दो यौगिक हो गए, अलग अलग यौगिक हो गए। हम यहाँ कह सकते हैं कि दायां हाथ और बायां हाथ दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट नहीं है, या एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही प्रकार का अणुसूत्र और संरचना सूत्र वाले यौगिकों के लिए ये दो चित्र हैं, जिनमें कि आप देख रहे हैं कि सारा अरेंजमेंट एक जैसा है। 5 उंगलियां दोनों हाथ में है, अर्थात मॉलिक्यूलर या अणुसूत्र समान है। इन उंगलियों का जमाव भी एक जैसा है, एक छोटी उंगली है, एक अंगूठा है, एक तर्जनी है, एक मध्यमा, एक कनिष्का है, अर्थात वही संरचनाएं हैं, यानी कि इनका संरचना भी समान है, किंतु विन्यास में भिन्नता है। आप इनका विन्यास देखेंगे तो एक में लेफ्ट हैंड साइड पर अंगूठा है और एक में राइट हैंड साइड पर, अर्थात दोनों का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अलग अलग है। ये जो एग्जाम्पल है ये हैंडेडनेस, ग्रीक भाषा में हैंडेडनेस को, हैंड को किरैल कहते हैं और हैंडेडनेस को किरैलता कहते हैं। जब यही प्रॉपर्टी, यही हैंडेडनेस अणुओं में आ जाती है तो वही आइसोमर बन गए,
वही यौगिक हो गए आपके, और वो दो आइसोमर हो गए जो कि एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल है। अब इस प्रकार की किरेलता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कब किसी कंपाउंड में होगी? जबकि उसमें किरेलता होगी, असम्मितता होगी। और असम्मितता लाने के लिए आवश्यकता किस बात की है? कि जो कार्बन परमाणु है उसके साथ 4 भिन्न भिन्न समूह जुड़े हों। जैसे हमारी हथेली पे 5 भिन्न भिन्न उंगलियां जुड़ी हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से कार्बन सेंटर में है, और आप देख रहे हैं इसे A, B, C एंड D 4 भिन्न भिन्न समूह जुड़े हैं, तो ये कार्बन कहलाएगा एसिमेट्रिक कार्बन, असम्मित कार्बन। और इस प्रकार के असम्मित कार्बन जो है वो कैसे होते हैं? किरेल होते हैं। यदि आपसे पूछे किरेलता क्या है, तो हैंडेडनेस या अणुओं का एग्जाम्पल आप इस प्रकार से दे सकते हैं कि इस प्रकार का हैंडेडनेस या इस प्रकार की किरेलता या इस प्रकार की असम्मितता जहां पर होगी, एसिमेट्री होगी, वही मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अर्थात उसमें ये पावर आ जाएगा, उसमें ये गुण आ जाएगा कि वो प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर अथवा दाईं ओर घुमा सकता है। तो कोई भी मॉलिक्यूल जो सिमेट्रिकल है, जिसमें 4 समूह लगे, मीथेन, सबसे पहली स्लाइड में आपने मीथेन देखा था, 4 कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो वो एसिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो गया। तो इस प्रकार का ये अणु जो है वो एसिमेट्रिक है। तो ये बात आप ध्यान से जान लीजिए। The most common feature that leads to chirality in organic compound is the presence of asymmetric carbon atom. किरेलता के लिए आवश्यक है कि उस यौगिक में असम्मित कार्बन परमाणु उपस्थित हो, जिसके चारों संयोजकताओं पर भिन्न भिन्न समूह जुड़े हुए हों। तो कोई भी यदि समूह समान है तो उसे हम अकिरेल कहेंगे, एकिरेल मॉलिक्यूल। जनरली हम कह सकते हैं नो एसिमेट्रिक कार्बन एटम, यूजुअली अकिरेल। यदि कोई एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है तो सामान्यतः वह मॉलिक्यूल असम्मित नहीं होता, या हम कह सकते हैं कि सम्मित होता है। ऐसा नहीं है कि इट इज ऑलवेज ट्रू, देयर आर सम एक्सेप्शन फॉर डाइफिनिल्स, और कुछ यौगिक है जहां पर किरेल परमाणु नहीं है फिर भी असम्मितता है। तो इसलिए मैंने लिखा है यूजुअली एकिरेल। यदि किरेल कार्बन नहीं है तो यूजुअली एकिरेल होगा। यदि एक एसिमेट्रिक कार्बन है तो ऑलवेज किरेल होगा। ऑलवेज किरेल होगा मतलब हमेशा उसमें किरेलिटी पाई जाएगी। यदि 2 एसिमेट्रिक कार्बन है तो किरेलता हो सकती है अथवा नहीं हो सकती। इसका मतलब है, इस स्लाइड का मतलब क्या है कि किरेलता के साथ साथ कोई एक और आवश्यक तथ्य है जो कि मॉलिक्यूल को असम्मित बनाता है, और ये तथ्य है ये किरेल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जो आपके सिलेबस में भी है कि मॉलिक्यूल किरेल होता है, उसमें असम्मित कार्बन परमाणु हो सकता है, और यदि एक असम्मित कार्बन परमाणु है तो निश्चित रूप से उसमें कोई सिमेट्री नहीं होगी। लेकिन यदि 2 किरेल परमाणु हैं, 2 किरेल कार्बन है, तो हो सकता है कि उसमें असम्मितता ना हो बल्कि कुछ सम्मिति के तत्व शामिल हो जाए। तो अणु को या किसी यौगिक को प्रकाशिक सक्रिय होने के लिए, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए, द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, सम्मिति के तत्व। 3 तत्व होते हैं सम्मिति के जो महत्वपूर्ण है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, आप चाहे तो हिंदी में लिख लिए, सम्मिति का तल, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सम्मिति का केंद्र, और ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एकांतर अक्ष सम्मिति। किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी अणु में यदि इनमें से एक भी तत्व उपस्थित है तो वह मॉलिक्यूल एकिरेल होगा। आप ध्यान दें, एकिरेल, चाहे उसमें किरेल मॉलिक्यूल है, किरेल अणु है, फिर भी वो कैसा हो जाएगा? सम्मित हो जाएगा, क्योंकि उसमें सम्मिति के तत्व मौजूद हैं। तो ये 3 सम्मिति के तत्व आपको जानना जरूरी है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, व्हाट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री, व्हाट इज ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का एक एग्जाम्पल आपके सामने बना है, लेकिन आप घर में गोल गेंद, बॉल देखते होंगे आप अपने घर में, सभी स्टूडेंटों ने, विद्यार्थियों ने बॉल देखी। यदि हम बॉल को बीच में से काटें तो बॉल 2 बराबर भागों में बट जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जिस किसी अणु को जब 2 बराबर बीच में से काटने पर, चाहे वो क्षैतिज तल हो अथवा ऊर्ध्वाधर तल हो,
यदि हम उसको बीच में से डिवाइड करते हैं और उसी के समान दूसरा भाग जो कि उसका प्रतिबिंबी होता है और अध्यारोपित हो जाता है, उसके ऊपर प्राप्त होता है, तो उसे हम कहते हैं कि इसमें सममिति का तल है। पहला एग्जाम्पल आप देखिए, इसमें हमने एक सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन रिंग ली है जिसमें एक तल दिखाया हुआ है कि इस प्रकार के तल से यदि हम इसको काट दें तो ये दो बराबर भागों में कट जाए। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, इसमें किरैल मॉलिक्यूल है, जो कार्बन है उसमें H जुड़ा है, OH जुड़ा है और मिथाइल जुड़ा है, लेकिन फिर भी यदि इस मॉलिक्यूल को हम बीच में से काट दें, हॉरिजॉन्टल प्लेन से यदि हम कट करें तो ये दो बराबर भागों में बट जाता है। द सेम थिंग इज रिपीटेड फॉर थर्ड मॉलिक्यूल। तो इन तीनों मॉलिक्यूल में कोई ना कोई तल, कोई ना कोई प्लेन ऐसा है जो उसको सिमेट्रिक बना देता है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट देयर इज अ किरैल कार्बन। किरैल कार्बन होते हुए भी यदि ये तत्व मौजूद है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अभी आप आगे पढ़ेंगे इस एग्जाम्पल में कि ऑप्टिकली एक्टिव क्यों नहीं होता। अभी सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है कि सममिति का तल यदि है तो मॉलिक्यूल प्रकाशिक सक्रिय नहीं होगा। इस सममिति के तल को हम दर्पण तल या मिरर प्लेन भी कह सकते हैं। सेकेंड है सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी सममिति का केंद्र। कोई अणु है, साइक्लिक अणु है या ओपन चेन मॉलिक्यूल है, इसमें हम एक बिंदु की कल्पना करें जो इसके सेंटर से गुजरती है, केंद्र से गुजरती है, और उस बिंदु से एक रेखा खींचें। वह रेखा किसी भी दिशा में गुजरे, एक दिशा में गुजरे, उसको दूसरी दिशा में भी खींचा जाए उसी प्रकार से, और वह अणु को दो बराबर भागों में बांट देती है, तो हम उसमें कहते हैं कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। एक काल्पनिक बिंदु है जिसके द्वारा इस अणु को हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। जनरली हम सेंटर ऑफ सिमेट्री, यहाँ पर साइक्लिक चक्रीय यौगिक का एग्जाम्पल बना है। द सेंटर ऑफ सिमेट्री इज ए पॉइंट इन स्पेस सच if line is drawn from any part atom of the molecule to that point and extended equal beyond it, analogous part will encounter। यदि हम एक केंद्र बिंदु मानकर एक लाइन खींचे और एक लाइन दोनों दिशाओं में बढ़ाएं तो उस लाइन के दोनों तरफ हमें बराबर भाग प्राप्त होंगे। इसे हम सममिति का तल कहते हैं। तीसरा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। टाइप्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में आप देखें वाटर मॉलिक्यूल बना है HOH, इसमें एक अक्ष है। यदि हम एक एकांतर इस अक्ष को हम खींच दें, इस अक्ष के चारों तरफ मॉलिक्यूल को रोटेट कर दें तो वही संरचना हमें फिर से प्राप्त हो जाएगी। तो यदि अणु में से कोई ऐसा अक्ष गुजर रहा है जिससे घुमाने पर 360/n, n इज इक्वल टू 1, 2, 3 और 4, यानी कि 360 डिग्री पर, 180 डिग्री पर या 120 और 90 डिग्री पर घुमाने पर हमें वही चित्र दोबारा प्राप्त हो जाए, वही संरचना आइडेंटिटी प्राप्त हो जाए जो मूल आइडेंटिटी थी, तो हम कहते हैं कि इस यौगिक में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, यानी सममिति का तल उपस्थित है। तो अब आप जान चुके होंगे कि हमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। एक तो अणु में असममित परमाणु, कार्बन परमाणु या किरैल कार्बन परमाणु की उपस्थिति, और सममिति के तत्वों की अनुपस्थिति। यदि सममिति का तत्व है तो मॉलिक्यूल कभी भी किरैल नहीं होगा, इट इज ऑलवेज ए किरैल। तो अब कोई यौगिक जिसमें कि किरैल कार्बन है, असममित कार्बन है और सममिति के तत्व भी अनुपस्थित है, तो वह प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा। उसके प्रकाशिक गुण दो आइसोमर्स या दो समावयवियों के अणुसूत्र समान होंगे, संरचना सूत्र भी समान होंगे, लेकिन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भिन्न होने के कारण, परमाणुओं का विन्यास भिन्न होने के कारण उनके प्रकाशिक गुण अलग अलग होंगे। अर्थात एक यौगिक प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाएगा और दूसरा यौगिक प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाएगा। ये प्रकाशिक समावयवता का मूल परिभाषा है। कितने प्रकार के टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, कितने प्रकार के प्रकाशिक समावयवी होते हैं? एक कॉमन शब्द आपने सुना है, दर्पण प्रतिबिंबी। इंग्लिश में लिखा है लेकिन हिंदी वाले नोट कर ले। दर्पण प्रतिबिंबी वे प्रकाशिक समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, जैसे हाथ के एग्जाम्पल में आपने देखा,
और एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, उन्हें हम इनेंशियोमर्स कहते हैं, उन्हें हम दर्पण प्रतिबिंबी कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने बना लैक्टिक एसिड का, CH3 CHOH COH। लैक्टिक एसिड एक ऐसा यौगिक है जिसमें आप देख रहे हैं एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, एक कार्बन एसिमेट्रिक है, उसमें H जुड़ा है, OH जुड़ा है, CH3 जुड़ा है और COOH जुड़ा है। ये जो चित्र बना है ये 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल नहीं है, 2 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल चित्र भी मैंने आपको दिखाया था पहले कि उसको हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो एक आइसोमर को जो प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाएगा उसे हम स्मॉल d से या प्लस साइन से निरूपित करते हैं, तो इसे कहते हैं डी लैक्टिक एसिड, और जो बाईं ओर घुमाएगा उसे हम कहते हैं एल लैक्टिक एसिड, यानी कि माइनस। तो प्लस आइसोमर, माइनस आइसोमर, या डी लैक्टिक एसिड, एल लैक्टिक एसिड। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी है लैक्टिक एसिड की। सेकेंड एग्जाम्पल है, अभी आपने देखा लैक्टिक एसिड में केवल एक किरैल कार्बन था और 2 ही आइसोमर जिनमें एक किरैल कार्बन है। एक जनरल फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि किरैल आइसोमर्स की संख्या C⁴ n से निकाल सकते हैं, जबकि n = नंबर ऑफ किरैल कार्बन। किरैल परमाणुओं की संख्या से हम निकाल सकते हैं कि उस यौगिक में कितने आइसोमर होंगे। यदि एक किरैल कार्बन है तो उसमें इसको कहते हैं 2⁴n। यदि एक किरैल कार्बन है तो 2⁴1 बराबर 2। यानी लैक्टिक एसिड में एक किरैल कार्बन है तो उसे हम कहते हैं कि इसमें 2 आइसोमर संभव है, प्लस इनेंशियोमर और माइनस इनेंशियोमर। टार्ट्रिक एसिड, आइसोमर्स ऑफ टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड के प्रकाशिक समावेवी 3 दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, जबकि आपके इस फॉर्मूले से कितने आने चाहिए? ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है इसमें 2 प्रकाशिक, 2 किरैल कार्बन है। 2 किरैल कार्बन होने से इसके प्रकाशिक समावयवों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 4। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि टार्ट्रिक एसिड में केवल 3 प्रकाशिक समावयवी होते हैं, क्योंकि यदि इसकी संरचना को आप ध्यान से देखेंगे COH, COHH, CHOH एंड COH, जो किरैल कार्बन है जहां पर HOH HOH लगा हुआ है, ये दोनों ही किरैल कार्बन समान है। तो जब समान किरैल कार्बन होते हैं तो इस नियम को हम इस प्रकार से मॉडिफाइड कर देते हैं, यानी कि COH ऊपर भी है और नीचे। लेकिन भिन्न यदि होता किरैल कार्बन तो उसमें अलग अलग प्रकार के आपको 4 आइसोमर मिलते। एक आइसोमर डी आइसोमर, एक एल आइसोमर प्लस माइनस, और तीसरा आपने देखा, तीसरा आइसोमर लिखा मीजो आइसोमर। इसकी संरचना देखिए आप विशिष्ट रूप से, और इसके नीचे देखिए क्या लिखा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। आइसोमर तो है लेकिन प्रकाशिक अक्रिय है। ऐसा क्यों है? किरैल कार्बन तो इसमें भी 2 है, डी में भी 2 है, एल में भी 2 है, लेकिन ये जो आइसोमर है इसमें आप देख रहे हैं किरैल कार्बन के साथ एक डैश डैश करके लाइन खींची हुई है, अर्थात इसमें सममिति का तल पाया जाता है, और सममिति के तल के कारण यह यौगिक 2 बराबर भागों में बंट जाता है। दोनों ही भाग एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं। यदि आप ऊपर वाले भाग को उठाकर नीचे रख देंगे तो वो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज नहीं होंगे, और इसीलिए ऊपर के हिस्से के द्वारा किया गया घूर्णन नीचे के हिस्से द्वारा किए गए घूर्णन से नष्ट हो जाता है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी, रिजल्टेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगी? 0। हाफ ऑफ द पार्ट इज D एंड हाफ ऑफ द पार्ट इज L। इट इज नोन एज इंटरनल कंपनसेशन। या आप कहें, आपको परिभाषा आती है तो आप लिख सकते हैं कि मीजो यौगिक वह प्रकाशिक समावयवी है जो प्रकाशिक रूप से अक्रिय होता है, क्योंकि इसमें आंतरिक प्रतिकारिता होती है। एक भाग के द्वारा किया गया रोटेशन या विचलन दूसरे भाग के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। इस में डी और एल फॉर्म जो है वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। लेकिन आप यदि रिलेशन पूछे 1, 2, ये दर्पण प्रतिबिंब है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1, 3 एंड 2, 3, तो एक नया शब्द आपको आएगा आपके सामने, डाइस्टीरियोमर। दूसरी परिभाषा है अप्रतिबिंबी रूप। अप्रतिबिंबी रूप जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब ना हो।
ऐसे प्राकाशिक समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब ना हो उन्हें हम डाई स्टीरियोमर विवरम भी कह सकते हैं और अप्रतिबिंबी रूप भी कह सकते हैं। इसमें एक और शब्द आता है विवरम, हिंदी में कहते हैं विवरम समावयवी, डाई स्टीरियोमर्स या और सरल भाषा में अप्रतिबिंबी रूप। तो टार्ट्रिक एसिड में आप देखेंगे 1,3 and 2,3 रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1,3 and 2,3? 1 और 3 और 2 and 3 एक दूसरे के डाई स्टीरियोमर्स हैं, यानी कि अप्रतिबिंबी रूप है। डाई स्टीरियोमर्स में घूर्णन समान भी हो सकता है और भिन्न भी हो सकता है, जबकि लैक्टिक एसिड में आपने देखा था इनैंशियोमर्स जो है वो एक दूसरे के विपरीत घूर्णन रखते हैं। डी और एल आइसोमर एक दूसरे के विपरीत, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, लेकिन डी और मीजो जो डाइस्टीरियोमर्स है ये जरूरी नहीं है कि प्राकाशिक सक्रिय या अक्रिय हो, इनमें कोई भी संबंध आगे हो सकता है। इनके भौतिक गुण समान और भिन्न भी हो सकते हैं और रासायनिक गुण भी भिन्न समान होते हैं। तीसरा होता है रेसिमिक मिश्रण। एक और शब्द आता है रेसिमिक मिश्रण। यदि हम डी और एल आइसोमर को समान रूप से समआण्विक मात्रा में मिला दें तो एक जो मिश्रण तैयार होगा उसे हम रेसिमिक मिश्रण कहते हैं। और रेसिमिक मिश्रण भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है? क्योंकि डी रूप और एल रूप दोनों को मिलाकर बना है। डी रूप प्रकाश की तल को दाईं ओर घुमाएगा तो एल रूप बाईं ओर घुमाएगा और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0। तो इस प्रकार से दो यौगिकों का मिश्रण, डी और एल यौगिकों का मिश्रण रेसिमिक मिश्रण कहलाता है। और रेसिमिक मिश्रण हमेशा प्रकाशिक अक्रिय होता है। इस प्रकाशिक अक्रियता को बाह्य प्रतिकारता कहते हैं। अभी आपने एक नया शब्द सुना था, आंतरिक प्रतिकारता, इंटरनल कंपनसेशन, जो कि मीजो यौगिक में है। ये क्या है? बाह्य प्रतिकारिता, यानी कि एक्सटर्नल कंपनसेशन। बाहर से दोनों यौगिक मिल गए हैं, एक कह रहा है दाईं तरफ चलो, एक कह रहा है बाईं तरफ चलो, तो रिजल्टेंट क्या होगा? प्रकाश का तल नहीं घूमेगा। इनैंशियोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स और रेसिमिक मिश्रण, मीजो यौगिक, ये सब प्रकाशिक समावयवियों के प्रकार है। एक और प्रकार होता है इरिथ्रियो एंड थ्रियो। ये हिंदी में भी इरिथ्रियो एंड थ्रियो लिखते हैं। ये बहुत पुराना प्रीफिक्स है जो कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज किया गया था। ये इरिथ्रियो और थ्रियो आपको बनाए हुए सामने। ये टेट्रोज है, कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें दो प्रकाशिक किरल कार्बन होने के कारण दो प्रकार के रूप पाए जाते हैं, डीएल और डीएल। एक डीएल को हम कह रहे हैं इरिथ्रियोज और एक को कह रहे हैं हम थ्रियोज। तो इनमें भिन्नता क्या है? स्ट्रक्चर क्या है? CHO, CHOH, CHOH, CH2OH। इसका दर्पण प्रतिबिंब बना है। दूसरे वाले में क्या है? CHO, CHOH, COHH। देखिए विन्यास में अंतर हो गया। पहला कार्बन समान है किंतु दूसरे कार्बन में थ्रियोज में अंतर है। तो इरिथ्रियोज आइसोमर क्या होते हैं? जबकि सभी प्रतिस्थापी, समान प्रतिस्थापी समान और हो। इफ द सेम फंक्शनल ग्रुप या सेम substituent present on the same side, then it is called erythriose, or the same substituent on the different side, then it is called thriose। तो आप देख रहे हैं जहां पर कि OH समान तरफ है वो इरिथ्रियोज पेयर कहलाएगा और जहां विपरीत ओर है वो थ्रियोज पेयर कहलाएगा। यहाँ देखिए 1 2 3 4 नंबरिंग नहीं की है मैंने, लेकिन लाइन से चले अपन लेफ्ट से बाई ओर। तो 1 और 2 ये इनैंशियोमर है, 3 और 4 इनैंशियोमर है, लेकिन इसमें डाइस्टेरोमर भी है, अप्रतिबिंबी रूप भी है। अप्रतिबिंबी रूप कौन कौन से होंगे? 1 3, 2 3, 1 4 एंड 2 4। तो इस प्रकार से हम किसी प्रकाशिक समावयवी में ये छांट सकते हैं कि किस प्रकार के यौगिक उसमें पाए जाते हैं। नोमेनक्लेचर या नामकरण की पद्धति। अभी आपने टाइप देखे कितने प्रकार के, जस्ट 1 सेकंड के अंदर हम रिवाइज करते हैं। इनैंशियोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स, मीजो आइसोमर, रेसिमिक मिश्रण और इरिथ्रियोज एंड थ्रियोज आइसोमर। ये सारी परिभाषाएं हैं जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है और इन परिभाषाओं को आपको एग्जाम्पल देकर, एग्जाम्पल सहित याद करना है। और ये भी देखा हमने कि स्मॉल डी और स्मॉल एल जो हमने शब्द डाला था, जो अक्षर डिनोट किए थे प्लस माइनस, वो किस लिए किए थे कि यौगिक
डेक्स्ट्रो-रोटेटरी है अथवा लेवो-रोटेटरी है। लेकिन एक नई नामकरण की पद्धति किसी प्रकाशिक समावयवी को किस प्रकार से हम नामकृत कर सकें, इसके लिए दो पद्धतियां हैं, डीएल पद्धति और आरएस पद्धति। डीएल पद्धति में आप देख रहे हैं, इस पद्धति को हम सापेक्ष विधि, हिंदी में कहते हैं सापेक्ष विधि, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का हिंदी होता है विन्यास, सापेक्षिक विन्यास। इस सापेक्षिक विन्यास में एमिल फिशर ने दो यौगिकों को निर्धारित कर लिया। पहला है डी ग्लिसरल्डिहाइड और दूसरा एल ग्लिसरल्डिहाइड। यहां आप देखेंगे CHO, CHOH, CH2OH, CHO, COHH, CH2OH। दो सूत्र बने हैं आपके सामने, एक के नीचे लिखा मैंने कैपिटल डी और एक के नीचे लिखा कैपिटल एल। कैपिटल डी और कैपिटल एल, इनका आर्बिट्रेटरी यानी मान लिया साइंटिस्ट वैज्ञानिकों के द्वारा कि जिसमें OH दाहिनी तरफ होगा उसे हम डी नामकृत करेंगे और जिसमें OH बाईं तरफ होगा उसे हम एल नामांकित, कैपिटल एल अक्षर से नामांकित करेंगे। और यही पद्धति उन्होंने सारे प्रकाशिक समावयवियों के लिए लागू कर दी कि यदि डी है उसका नामकरण अथवा एल है, इसको आप घूर्णन से कंफ्यूज नहीं करेंगे। स्मॉल डी और स्मॉल एल प्रकाशिक घूर्णन के लिए है और कैपिटल डी और कैपिटल एल प्रकाशिक समावयवियों के नामकरण के लिए है, नॉमेनक्लेचर के लिए है। हो सकता है कि जिसका नामकरण कैपिटल डी हो वो माइनस फॉर्म हो या एल वाला प्लस फॉर्म भी हो सकता है। यही पद्धति, इसे हम सापेक्ष या रिलेटिव विधि कहते हैं, क्योंकि इसमें हम तुलना कर रहे हैं। एक को हमने मान लिया कि ये डी रूप है और ये एल रूप है, उसकी तुलना में दूसरे समावयवी दिखे हैं आपके सामने, डी ग्लूकोज लिखा है। तो नीचे वाली संरचना CH2OH, CHOH, आखिरी पांचवा कार्बन परमाणु जो है वो यदि डी के समान है तो उसे डी ग्लूकोज कहेंगे, एल के समान है तो एल ग्लूकोज कहेंगे। एल एलिनीन, यदि मान लीजिए OH के स्थान पर कोई दूसरा क्रियात्मक समूह है, जैसे एमिनो एसिड में एलिनीन है, NH2 है, तो NH2 को हम ले लेते हैं। यदि NH2 दाईं तरफ है तो उसे डी रूप और यदि बाईं तरफ है तो उसे एल रूप कहते हैं। तो ये नामकरण की एक पद्धति है, इसके द्वारा हम डी और एल नामकरण करते हैं। इसके अलावा एक और पद्धति है, लेकिन सारे यौगिकों की हम तुलना नहीं कर सकते, इसीलिए और नई पद्धति लाई गई वैज्ञानिकों के द्वारा, जिसे हम एब्सोल्यूट मेथड यानी निरपेक्ष विधि, आरएस नॉमेनक्लेचर कहते हैं। निरपेक्ष विधि, इसमें हम तुलना नहीं करते, इसमें हम किसी भी प्रकाशिक सक्रिय यौगिक में जो किरैल कार्बन है उस किरैल कार्बन से जुड़े हुए 4 समूहों को नंबर प्रदान करते हैं, 1, 2, 3 और 4। नंबरिंग कर दी हमने 1, 2, 3 और 4। अब किस प्रकार से हमने किसको 1 दिया, किसको 2 दिया, किसको 3 दिया और किसको 4 दिया, इसके लिए अगली स्लाइड में आपको नियम बताएंगे। लेकिन इस स्लाइड में आप ये समझ लीजिए कि यदि 1, 2, 3, 4 लिखने के बाद उस संरचना को हम इस प्रकार से जमाते हैं कि 4 नंबर का जो परमाणु है वो पीछे की तरफ पहुंच जाए 3D स्ट्रक्चर में, और एक एरो खींचा, एक तीर बना हुआ है 1 से 3 की ओर। पहली स्लाइड में 1 से 3 का एरो जो है वो कहां जा रहा है, राइट हैंड साइड में, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में। यदि घड़ी की सुई की दिशा में है तो इसे हम कहेंगे आर कॉन्फ़िगरेशन। आर अगेन लैटिन वर्ड है रेक्टस, RECTUS। रेक्टस मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म, रेक्टस मतलब होता है राइट। तो यदि राइट डायरेक्शन में घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तीर है तो उसे हम कहेंगे आर कॉन्फ़िगरेशन, और यदि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में है तो उसे हम कहेंगे एस कॉन्फ़िगरेशन, सिनिस्टर, SINSTER। अब ये जो नंबरिंग हमने की है 1, 2, 3 और 4, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है कि हाउ कैन वी नंबर द मॉलिक्यूल। किस एटम को हम 1 कहेंगे, किसको 2 कहेंगे, किसको 3 और किसको 4। तो एक संक्षिप्त में नियम है अनुक्रम नियम, हिंदी में उनको कहते हैं अनुक्रम अग्रता नियम। कानन, इनगोल्ड, प्रिलॉग, प्रायोरिटी रूल्स। किस ग्रुप को हम प्रायोरिटी प्रदान करेंगे और किसको प्रायोरिटी नहीं देंगे। तो सबसे पहला नियम यह है कि जो 4 समूह है उन चारों समूह में परमाणु क्रमांक देखेंगे, जिसका उच्चतम परमाणु क्रमांक है उसको नंबर 1 देंगे, उससे कम वाले को
2 और उससे कम वाले को 3 और सबसे कम वाले को 4। सीक्वेंस रूल में पहला नियम है कंपेयर द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड टू स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर मतलब किरेल सेंटर। किरेल सेंटर से जुड़े हुए यौगिक 1, 2, 3, 4 नंबर के आधार पर उनको हम प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद यदि मान लीजिए 2 समान एटम है, टाई अप हो गया वहां पर 2 परमाणुओं के बीच में, तो हम उससे जुड़े दूसरे परमाणु को देखते हैं कि दूसरा परमाणु कैसा है। यदि उसका क्रम उच्च है तो उसे उच्च नंबर देंगे और यदि नहीं है तो उसे निम्न नंबर प्रदान करेंगे। यदि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे हम डुप्लीकेटेड या ट्रिप्लीकेटेड मानते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने ड्रॉ कर रही हूं। ये देख रहे हैं आप IBrClH। ये किरेल कार्बन है। एक समझने के लिए सबसे उच्चतम परमाणु क्रमांक किसका है? आयोडीन का है, तो इसको नंबर 1 कर देंगे। ब्रोमीन को नंबर 2, क्लोरीन को नंबर 3 और हाइड्रोजन को नंबर 4। तो ये अनुक्रम नियम प्रथम हो गया, उच्चतम अग्रता वाला। यदि आपके सामने ये समस्या आ जाती है, ये लैक्टिक एसिड है, इसका नामकरण करना है आपको। अब देख रहे हैं इसमें HOH, CH3, COH 4 समूह है, तो किसको हम अग्रता प्रदान करेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे उच्च परमाणु क्रमांक पहले एटम में किसका है? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन को नंबर 8 परमाणु क्रमांक है, तो नंबर 1 दे देंगे। अब नंबर 2 के लिए समस्या आ जाएगी। एक तरफ CH3 एक तरफ COH है, टाई अप हो गया, दोनों तरफ प्रथम परमाणु कार्बन है, तो अगला परमाणु देखेंगे। अगला परमाणु COH में ऑक्सीजन है जबकि इसमें हाइड्रोजन है, तो सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी COH समूह को और थर्ड प्रायोरिटी मिलेगी मिथाइल समूह को, फोर्थ प्रायोरिटी मिलेगी हाइड्रोजन। तो इस रूप में हम प्रायोरिटी निर्धारित करके एरो खींचकर हम ये डिसाइड करते हैं कि वो क्या। यदि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज डुप्लीकेटेड, यानी इसको COO मानते हैं। यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम ट्रिप्लीकेटेड मान लेते हैं। माने इस आधार पर हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी अग्रता परमाणु को दें और उनका नामकरण करें। तो आपने जानी कि DL पद्धति सापेक्ष पद्धति है और RS पद्धति निरपेक्ष पद्धति है। कोई तुलना नहीं करना, जो प्राकाशिक समावि सामने आया उसका नामकरण हमें करना है। ठीक है, आई थिंक दिस इज ये जो इतना स्लाइड आपको दिखाई ये सब प्राकाशिक समावेता से संबंधित थी और इनके नामकरण से संबंधित। दूसरे प्रकार की समावेता मैंने आपको शुरू में बताया था, ज्यामिति समावेता। ज्यामिति नाम से स्पष्ट, ज्योमेट्रिकल, देयर इज समथिंग डिफरेंस बिटवीन द ज्योमेट्री। तो ये ज्यामिति समावेता किस प्रकार के यौगिकों में पाई जाती है? पहले तो ये जैसे हमने देखा कि प्राकाशिक समावेता कहाँ पाई जाती है? जो यौगिक किरेल होंगे या जिसमें किसी प्रकार का सममिति का तल अनुपस्थित होगा। उसी प्रकार से ज्यामिति समावेता किन कार्बनिक यौगिकों में पाई जाएगी? जहां पर कि C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड S, C ट्रिपल बॉन्ड N या रिंग संरचना होगी, जहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। कोई भी चीज जब 2 धागों के द्वारा जोड़ी जाती है तो उसमें क्या होता है? ज्यामिति विशिष्ट हो जाती है। चित्र में आप देख रहे हैं कि अब उसका फ्री रोटेशन नहीं रहा। यदि ये मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता इस प्रकार से, तो चाहे कितने भी समूह जुड़े हों ये अपने अक्ष पर घूम जाएगा, यानी देयर इज फ्री रोटेशन, मुक्त घूर्णन है। लेकिन डबल बॉन्ड में आप देख रहे हैं कि वो कोशिश कर रहा है छोटा एटम घूमने की, अपने अक्ष पर घूमने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं घूम पा रहा है क्योंकि वो डबल बॉन्ड से 2 बिंदुओं से बंधा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये डबल बॉन्ड से जुड़ गया, अब A का स्थान B और B का स्थान A नहीं ले सकता। जबकि यदि यही चीज सिंगल बॉन्ड में होती तो ये आपस में घूम जाते। यानी ज्यामिति समावयवता का मुख्य कारण क्या है? द्विबंध, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो या रिंग संरचना हो, उसके चारों तरफ घूर्णन का प्रतिबंधित होना। देयर इज हिंड्रेंस इन फ्री रोटेशन, और हिंड्रेंस इन फ्री रोटेशन होने के कारण ऐसे यौगिक
अलग अलग ज्यामिति रखते हैं। नीचे वाले चित्र में आप देखेंगे कि इसमें अलग अलग ज्यामिति दिखाई गई है। जो हरे रंग से हमने परमाणु बनाया है वो नीचे वाले चित्र में समान दिशा में है और उसके दूसरे नंबर के चित्र में विपरीत दिशा में है। तो ये दो अलग अलग यौगिक हो गए, दो अलग अलग समावयवी हो गए, और इसको हम ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। तो परिभाषा क्या होगी? दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान है, संरचना सूत्र भी समान है, किंतु विन्यास में भिन्नता होने के कारण इनकी ज्यामिति भिन्न भिन्न है। या तो दोनों परमाणु तल के नीचे रहेंगे अथवा एक तल के नीचे और एक तल के ऊपर है। तो उस प्रकार की समावयवता को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, सिस, जिसमें दोनों समूह समान ओर है उसे हम सिस कहते हैं, और जिसमें विपरीत ओर है उसे हम ट्रांस कहते हैं। ये नामकरण है सिस और ट्रांस। देख रहे हैं आप, सिस टू ब्यूटीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये संरचना कौन सी कहलाती है? समपक्ष। हिंदी वाले लिख लें इसको समपक्ष, यानी दोनों ही मिथाइल समूह एक ओर है, दोनों हाइड्रोजन एक ओर है। लेकिन जब इसी की दूसरी ज्यामिति देखें हम तो इसमें अलग संरचना, अलग विन्यास है। मिथाइल समूह ऊपर है और दूसरे मिथाइल समूह तल के नीचे है। तो ये क्या हो गया? विपक्ष, यानी कि ऊपर नीचे आ गए परमाणु, समूह ऊपर नीचे हो गए, तो इसे हम कहते हैं ट्रांस, दे आर इन द ट्रांस पोजीशन। तो ज्यामितीय समावयवी दो प्रकार से नामकृत किए जाते हैं, सिस समावयवी और ट्रांस समावयवी। सिस समावयवी में समान समूह समान ओर और ट्रांस समावयवी में समान समूह विपरीत ओर पाए जाते हैं। ज्यामितीय समावयवता केवल उन्हीं यौगिकों में पाई जाती है जिनमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या रिंग संरचना हो और उस डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन परमाणुओं पर ABAB प्रकार के समूह उपस्थित हो। यदि चारों एक समान होंगे, इथिलीन में नहीं होगी ज्यामितीय समावयवता, क्योंकि इथिलीन में CH2 होता है तो वहां समावयवता नहीं होगी, लेकिन ब्यूटीन में है। नीचे आप देखेंगे डाइक्लोरोइथिलीन, ClCl एक तरफ है, HH एक तरफ है, तो एक हो गया सिस और एक हो गया ट्रांस। क्यों है इनमें समावयवता? क्योंकि इनमें घूर्णन प्रतिबंधित है, फ्री रोटेशन है। इसके अलावा एक और नामकरण पद्धति आपको पढ़नी है, वो है EZ नामकरण पद्धति। ये नामकरण पद्धति ज्यामितीय समावयवता की सिस और ट्रांस है, समपक्ष और विपक्ष। लेकिन कई बार हमारे सामने ऐसी समस्या आ जाती है कि जब तीन समूह भिन्न हो तो हम किसको समपक्ष माने और किसको विपक्ष माने। उस समय हमको ये पद्धति का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसे हम EZ नॉमेनक्लेचर या EZ नामकरण पद्धति कहते हैं। अब नीचे जो उदाहरण बना है उसको आप ध्यान से देखिए। ये ज्यामितीय समावयवी बने हुए हैं, लेकिन इसमें जो C डबल बॉन्ड C है उसके साथ Br, Cl, CH3 और H जुड़े हुए हैं। अब हम कैसे इसको सिस और ट्रांस कह दें, क्योंकि समान समूह तो इसमें कोई भी नहीं है, चारों समूह भिन्न भिन्न है, Br, Cl, H, CH3। तो फिर से इसमें हम अग्रता नियम के अनुसार, जो अभी हमने पहले पढ़े थे अग्रता नियम, जो RS नामकरण में पढ़े थे वही यहाँ पर भी लागू होंगे। अग्रता नियम के अनुसार हम इसको प्रायोरिटी देते हैं, और प्रायोरिटी देने के बाद हम इसको लोअर प्रायोरिटी और हायर प्रायोरिटी, प्रत्येक कार्बन पर जो कम परमाणु संख्या वाला है उसको लोअर प्रायोरिटी कहते हैं, जो उच्च परमाणु संख्या वाला है उसको हायर प्रायोरिटी कहते हैं, या नंबर 1 और 2 दे देते हैं। उच्च प्रायरता को नंबर 1 उच्च अग्रता और निम्न अग्रता को नंबर 2 कह देते हैं। तो इस प्रकार से उच्च अग्रता और निम्न अग्रता के आधार पर हमने इनको नंबरिंग किया। अब इस उदाहरण में आप देखेंगे Br, Cl, CH3H, पहला परमाणु नंबर कौन सा होगा? Br का। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा है तो Br नंबर 1 और Cl उसका नंबर 2। वहां पर हमने 1 2 3 4 दिया था क्योंकि एक कार्बन इन्वॉल्व था, यहाँ 2 कार्बन इन्वॉल्व है, प्रत्येक कार्बन पर 1 2 1 2 करना है। दूसरे वाले कार्बन पर कार्बन है और हाइड्रोजन है, मिथाइल और हाइड्रोजन, तो कार्बन इज नंबर 1, हाइड्रोजन इज नंबर 2। तो अब हम देखेंगे नंबर 1 1 एक तरफ है तो दैट इज Z आइसोमर, और नंबर 1 1 यदि अपोजिट तरफ है तो उसे हम कहेंगे E आइसोमर। अगेन ये Z और E वर्ड जर्मन वर्ड है, इन को लिया गया है, जर्मन वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जुसामेन Z, यानी कि टुगेदर, साथ साथ।
और E एंटिजन यानी कि ऑपोजिट, विपरीत। तो यदि विपरीत ओर है अग्रता वाले समूह तो उसे हम क्या कहेंगे? ई आइसोमर। आपके सामने बहुत से एग्जाम्पल है, आप अपने पाठ्यक्रम में देखिएगा और कोशिश करिए कि ई और जेड आइसोमर छांट सके। अग्रता नियम आपको पता होने चाहिए। अग्रता नियम के आधार पर आप छांट सकते हैं कि दिया गया आइसोमर ई आइसोमर है अथवा दिया गया आइसोमर जेड आइसोमर है। तो इस प्रकार से ज्यामितीय संभाव्यता में इतना ही आपके जानना पर्याप्त है कि विच वन इज ई, विच वन इज जेड। ये वही अग्रता नियम है। एक और लास्ट पॉइंट में कवर करना चाहती हूँ इस स्लाइड में, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री में 3 एस्पेक्ट है: ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड थर्ड वन इज कन्फर्मेशन, दैट इज संरूपण। संरूपण हिंदी से आपको नाम स्पष्ट होगा, यानी समान रूप वाले। लेकिन समान रूप वालों में भिन्नता क्या है, ये भिन्नता हमको यहाँ पर देखनी है। ये संरूपण जो है वो, एक बात आप जान लीजिए, केवल संतृप्त यौगिकों में पाई जाती है। ईथेन, ब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, इस प्रकार के जो संतृप्त यौगिक है उनमें संरूपण पाए जाते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि एकल बंध के चारों ओर मुक्त घूर्णन होता है, लेकिन जब फाइजर ने 1931 में थर्मोडायनेमिक कैलकुलेशंस किए तो उसने पाया कि एकल बंध के चारों ओर मुक्त घूर्णन पूर्णतः मुक्त नहीं होता, कुछ हद तक प्रतिबंधित होता है। यदि हम किसी एकल बंध वाले यौगिक को घुमाना शुरू करें, ये दिखा है, ये जो संरचना बनाई हुई है आपके सामने इथेन की है। इथेन को हम सामान्यतः इस प्रकार से लिखते हैं, C2H6 दिख रहा है आपको, C2H6। लेकिन यहाँ जो फॉर्मूला बना है ये फॉर्मूला कहलाता है, लिख लीजिए आप, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इस न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले में जो परमाणु हमारी आंख के नजदीक है उसको हम बिंदु रूप में दिखाते हैं, बिंदु रूप में दिखाते हैं और उससे 3 परमाणु H जोड़ते हैं, और जो परमाणु हमारी आंख से दूर है उसको हम एक बड़े गोले के रूप में दिखाते हैं ऐसे, और इससे भी 3 H जुड़े हैं। क्योंकि न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले से आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या फर्क पड़ता है, कन्फर्मेशन क्या है। कन्फर्मेशन पहले परिभाषा हम जानेंगे, उसके बाद इसके 2 रूप जानेंगे। संरूपण, जब किसी संतृप्त यौगिक को सीसी एकल बंध के चारों ओर एक परमाणु को स्थिर रख दूसरे परमाणु को घुमाया जाता है, इस प्रकार से हम इसको रोटेट करते हैं, तो रोटेट करने से उनकी सापेक्ष स्थितियां बदलती जाती हैं, और सापेक्ष स्थितियां बदलने से उनके मध्य प्रतिकर्षण घटता बढ़ता है, और इसीलिए थर्मोडायनेमिक कैलकुलेशन भी घटता बढ़ता है। जहां परमाणु एक दूसरे से अधिकतम दूर होंगे वो सबसे कम ऊर्जा वाला होगा, और उसे हम फैला हुआ रूप या संतरित रूप या स्टैगर्ड कन्फर्मेशन कहते हैं, जैसा कि चित्र नंबर 1 में बना हुआ है। अब यदि इसी को आप अंदर वाले परमाणु को स्थिर रखिए, अंदर वाले बिंदु को स्थिर रखिए और बाहर वाले गोले को घुमाइए। जैसे हम इसको घुमाएंगे बाहर वाले गोले को, तो आप देखेंगे उसके पास पहुंच जाएगा HHH, ठीक है। तो अब क्या स्थिति हो गई, ये हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के पास पास आ गए, यानी कि ग्रसित हो गए, और उसे कहते हैं कि ये ग्रसन के कारण इसकी ऊर्जा बढ़ गई। तो 2 भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले रूप हमको प्राप्त हुए, जिसे कि हम संरूपण के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके ये चित्र आप देखिए संरूपण के, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ अणु को स्थिर रखकर, जो इथेन परमाणु हमने लिया था, ये वाला दिख रहा होगा आपको, इसमें आप देख रहे हैं केवल हमने उस अंदर वाले गोले को, अपने नजदीक वाले कार्बन को स्थिर रखा और दूसरे कार्बन को उसके सापेक्ष घुमा दिया। घुमाने से 0 डिग्री, 60, 120, 180, 240 और 300 डिग्री तक घुमा सकते, कितने भी घुमा सकते हैं। तो आप देखेंगे ग्राफ में, ऊपर जो ग्राफ बना है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी कर्व, स्थितिज ऊर्जा वक्र है। इस वक्र में आप देखेंगे कि एक की जो ग्रसित आइसोमर है उसकी ऊर्जा ज्यादा है, और जो संतरित रूप है उसकी ऊर्जा कम है। वो नीचे ग्राफ नीचे आ गया, सिमेट्रिकल, हमको रूप प्राप्त होते चले जाएंगे, एक हायर एनर्जी का एक लोअर एनर्जी,
एक हायर एनर्जी, एक लोअर एनर्जी। यदि आप 60-60 के एंगल से घुमाएंगे और यदि कम करते जाएंगे तो आपको अनेकों रूप यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार की समावयवता को हम संरूपण कहते हैं, जबकि केवल एकल बंध पर घूर्णन करने से अलग अलग रूप प्राप्त होते हैं जिनकी ऊर्जाओं में भिन्नता। आप इनकी ऊर्जा में भिन्नता देख रहे हैं, 12.5 किलो कैलोरी का अंतर है। ग्रसित रूप जो है वो संतरित रूप की तुलना में अधिक अस्थायी है, उसकी ऊर्जा 12.5 किलो जूल्स अधिक है। तो ये हमारा संरूपण का स्लाइड है। और अब हमारे कुछ क्वेश्चंस है, या तो आप पूछ लीजिए पहले, मैं पूछना शुरू। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं, आपको मैं पूछना चाहती हूँ। कोई भी मेरा आपने टॉपिक पूरा पढ़ लिया, प्रकाशिक समावयवता, ज्यामितीय समावयवता और पूछना। आप बताइए मीजोयौगिक प्रकाशिक कक्रिय क्यों है? कोई भी महाविद्यालय? मीजोयौगिक प्रकाशिक कक्रिय क्यों होता है? हाँ, पन्ना, ठीक है, पन्ना महाविद्यालय से। हेलो मैम, आप नाम बताइए। प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है दो किरल कार्बन के बीच में, इसलिए मीजोयौगिक प्रकाशिक कक्रिय। प्लेन ऑफ सिमेट्री कारण होता क्या है? पूरा प्रश्न अभी अधूरा है, यही अधूरा जवाब आप देते हैं, इसलिए नंबर कम देते हैं। आपने बिल्कुल सही बताया, सममिति का तल पाया जाता है। और इससे होता क्या है, पूरा जवाब आपका होना चाहिए। एक और प्रश्न आगे इससे जुड़ा हुआ है, प्रकाशिक अक्रिय क्यों है? सममिति का तल है इसलिए अक्रिय है, लेकिन उसके आगे पूरा प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इसमें सममिति का तल है इसलिए इसमें आंतरिक प्रकारिता होती है। एक शब्द आप और लिखेंगे, इंटरनल कंपनसेशन। सममिति के तल होने से इंटरनल कंपनसेशन होता है और एक भाग के द्वारा किया गया घूर्णन दूसरे भाग के द्वारा नष्ट किया। बहुत बढ़िया, आपने सही उत्तर दिया, सममिति का तल। लेकिन पूरे प्रश्न का जवाब इस प्रकार से आपको लिखना है। यदि परीक्षा में आपसे पूछते हैं तो आप लिखेंगे सममिति के तल के साथ होने के कारण इसमें आंतरिक प्रतिकारिता हो जाती है और आधे भाग का घूर्णन दूसरे आधे भाग के द्वारा निरस्त कर दिया जाता है। दूसरा बताइए, टार्ट्रिक अम्ल में कितने जोड़ी अप्रतिबिंबी समावयवी हैं? How many pairs of diastereomers present in tartric acid? विदिशा, हाँ विदिशा बोलिए, टार्ट्रिक एसिड में हाउ मेनी पेयर्स? How many pairs of diastereomers are present in tartric acid? और कोई बताना चाहेंगे? और कोई? आप प्रतिबिंबी समावयवी कितने जोड़े हैं इसमें? हेलो मैम। हाँ बोलिए, पन्ना से बोलिए, बहुत बढ़िया लग रहा है। पन्ना बैतूल, बहुत बढ़िया। जेएच कॉलेज बैतूल से। हाँ पीजी कॉलेज बैतूल से। हाँ मैम, टार्टरिक अम्ल में 2 प्रतिबिंबी समावयवी है। अप्रतिबिंबी, अप्रतिबिंबी कितने हैं? 2। हेलो हेलो हाँ मैम, आपने क्या बोला? 2 प्रतिबिंबी समावयवी, 2 अप्रतिबिंबी। मैं पूछ रही हूँ अप्रतिबिंबी कितने हैं? डायस्टेरोमर्स। सॉरी मैम, 2 अप्रतिबिंबी समावयवी और 1 प्रतिबिंबी समावयवी। हाँ, 2 अप्रतिबिंबी समावयवी है और 1 प्रतिबिंबी रूप है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू। और प्रश्न था किरेलता का क्या अर्थ है? यही प्रश्न पूछेंगे फर्स्ट ईयर में आपसे। किरेलता, व्हाट डू यू मीन बाय किरेलिटी? किरेलता किसे कहते हैं? एक ही शब्द में बता दीजिए, किरेलता मतलब क्या होता है? हाँ, बैतूल जुड़ रहा है पन्ना। हेलो मैम, बोलिए। मैं शुभम देशमुख बैतूल से बोल रहा हूँ। जी। किरेलता मतलब असम्मित कार्बन परमाणु जिसमें उपस्थित होते हैं। बहुत सुंदर, जिसमें असम्मित कार्बन परमाणु एवं सम्मिति के तत्व अनुपस्थित। थोड़ा हम करेक्शन करा रहे हैं, सम्मिति के तत्व भी
अनुपस्थित, असम्मित कार्बन परमाणु के साथ साथ सम्मिति के तत्व भी अनुपस्थित। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक और लास्ट, अभी 2 प्रश्न और हैं। विन्यास एवं संरूपण में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्फर्मेशन? अभी आपने RSDL विन्यास पढ़ा और कन्फर्मेशन पढ़ा, शायद ये थोड़ा जल्दी में हो जाएगा प्रश्न। शिवपुरी बताइए, विन्यास किसे कहते हैं और संरूपण किसे कहते हैं, या विन्यास और संरूपण में क्या अंतर है? बहुत बढ़िया, जो बच्चे उत्साह से भाग ले रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। आप कुछ लेक्चर सुन रहे हैं और उसको समझ रहे हैं। विन्यास और संरूपण में देखिए ये अंतर है। एक विन्यास को दूसरे विन्यास बंद तोड़कर या जोड़कर ही बदला जा सकता है, जबकि संरूपण केवल घूर्णन के द्वारा, यानी हम अणु को स्थिर रखकर दूसरे परमाणु को घुमाते हैं तो उसे हमें अलग अलग रूप मिलते हैं। उसमें हमें बंध को तोड़ना या जोड़ना नहीं है, केवल घूर्णन कराना है। द आइसोमर्स आर ऑब्टेन ओनली अपॉन द रोटेशन इज कॉल्ड द कन्फर्मेशन। और यदि हम किसी बंध को तोड़ते हैं या नया बंध बनाते हैं, जैसे सिस और ट्रांस आइसोमर, तो उसे हम कहते हैं विन्यास। और लास्ट क्वेश्चन आखिरी है, संतरित संरूपण अधिक स्थायी क्यों है? इसका उत्तर तो आप दे सकते हैं 1 मिनट में। Why staggered conformation is more stable? ठीक है, मैं बता देती हूँ क्योंकि इसमें कौन बता रहा है? बालाघाट भैया, संतरित संरूपण अधिक स्थायी क्यों है? क्योंकि चलिए मैं बता देती हूँ इसका उत्तर। क्या बताइए? हेलो, आप बताइए बेटा। हेलो, जुड़ नहीं पा रहा शायद। हाँ, संतरित में सर में ये होता है कि जो उसके कार्बन परमाणु होते हैं वो अपने अल्टरनेट माने एक स्थान से दूसरे तो वहीं घूर्णन करते रहते हैं, और जो मान लीजिए इसलिए स्थायी होते हैं, और जो जी मान इसलिए ने संतरित वो कहते हैं। और जो जी इस साइड हो जाते हैं, जब वो मान लीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक अल्टरनेट होते रहते हैं, तो वहां पर उसको जब में एक स्थान दूसरे स्थान और एक जटिल टॉपिक को सरल रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। आपने धैर्यपूर्वक सुना, सारे टीचर, सारे प्राध्यापक। यदि आपको कोई क्वेरी है तो अभी भी आप पूछ सकते हैं। अभी मैं 1 मिनट आपके सामने हूँ, यदि कोई आपको क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए प्लीज। हो गया? ठीक है, नमस्कार। कोई पूछ रहा है शायद, बंद कर दिया।